नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद। आप देख रहे हैं मेरे साथ में डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जिसमें हम लेके आते हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में रोजाना समाचार पत्रों से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी एग्जाम इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड, वो हम आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आते हैं। तो देखते हैं आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी पेन कहाँ गया। यस, क्वेश्चन पहला है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस टेक्नोलॉजी से है। हाल ही में आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। जो आयुष मंत्रालय है उसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था से समझौता किया है। उस संस्था का नाम क्या है? तो संस्था का नाम है इंडियन एआई मिशन। इंडियन एआई मिशन क्या है, इसको हम देखते हैं डिटेल में। आयुष मंत्रालय ने इंडियन एआई मिशन के साथ एक समझौता किया है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथिक, इससे ही बनता है आयुष, में एआई आधारित अनुसंधान, डिजिटल नवाचार और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। इससे पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने में सहायता मिलेगी। 5 इसके जो फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं हम। इंडियन एआई मिशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एमईआईटी के अंतर्गत यह संचालित राष्ट्रीय एआई मिशन है। आयुष का पूर्ण नाम क्या है? ए से आयुर्वेदा बनता है, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय की स्थापना 2014 में हुई थी। भारत ने डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना जामनगर गुजरात में डब्ल्यूएचओ के सहयोग से की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई ऐसी तकनीक है जो मशीनों को सीखने, निर्णय लेने और समस्या को समाधान करने में सक्षम बनाती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। तो किसके साथ समझौता किया है? इंडियन एआई मिशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा नवीनीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड, कि हाल ही में शुरू की गई पीएम सूर्य सरोवर योजना, पीएम सूर्य सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं का विकास करना। जो जलाशय है जहां पर जल भरा है उसके ऊपर जो सोलर रूफ टॉप है उनको सोलर है, जो प्लेट्स हैं उनको लगाना। क्या है देखते हैं। पीएम सरोवर सौर योजना का उद्देश्य देश में जलाशयों पर लगभग 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता के विकसित करना है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़े और भूमि की आवश्यकता कम हो। मतलब भूमि भी नहीं रुके, क्योंकि पानी के ऊपर लगेगा तो भूमि भी नहीं रुकेगी और वे विद्युत भी बनाएंगे। फ्लोटिंग सोलर पैनल जलाशयों की सतह पर लगाए जाते हैं। इससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है। तो एक तो पानी का वाष्पीकरण कम होएगा क्योंकि ऊपर उसको छाए रहेगी तो वाष्पीकरण रहेगा। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है ऊर्जा के क्षेत्र में। सौर ऊर्जा एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रमुख इसका प्रमुख मंत्रालय है। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका प्रमुख मंत्रालय है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटरनेशनल रिलेटेड रिलेशनशिप, कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मालदीव के साथ में। कैसे? कि भारत और मालदीव के बीच यूपीआई आधारित सीमा पार भुगतान प्रणाली शुरू की गई है, जिससे दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं जहां पर यूपीआई, फोन पे वगैरह का यूज होता है। तो देखिए, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मुद्रा इसकी क्या है? मालदीवियन रुपया। यूपीआई का विकास एनसीपीआई ने किया। एनसीपीआई की स्थापना 2008 में हुई थी। मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय राष्ट्र है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है संस्कृति। 48वें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सत्र में किस घोषणा को अपनाया गया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में किस घोषणा को अपनाया गया? तो इसका है बुसान डिक्लेरेशन। क्यों?
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 48वें सत्र में बुसान डिक्लेरेशन को अपनाया गया। तो क्या है यूनेस्को? यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य था 1945 में सही। विश्व धरोहर सूची 1972 कन्वेंशन पर आधारित है। भारत के 40 प्लस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, 45 हो चुकी है हेरिटेज साइट। हाल ही में सारनाथ को इसमें शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भूविज्ञान से संबंधित जियोलॉजी कि हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? वर्षा अशोके अलगावे। कौन है? वर्षा अशोके अलगावे जीएसआई की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त थी। जीएसआई की स्थापना कब हुई? जीएसआई मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी, मुख्यालय इसका कोलकाता है। एक खनन मंत्रालय का अधीन कार्य करता है और जीएसआई खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण कराता है। भारत का सबसे पुराना भूवैज्ञानिक संगठन है क्योंकि 1851 में इसकी स्थापना हुई थी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी हाल ही में महानिदेशक से बनाया वर्षा आलोक अगलावे को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मौसम एवं आपदा प्रबंधन। हाल ही में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण कौन सा राज्य चर्चा में रहा? केरल। कौन सा रहा? केरल। कि आईएमडी की चेतावनी के बीच केरल में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। केरल की प्रमुख नदी पेरियार नदी है। पश्चिमी घाट के कारण यहाँ अधिक वर्षा होती है। एनडीए में भारत की शीर्ष आपदा प्रबंधन संस्था है। तो ये हमारे इससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ब्रिक्स। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओज की बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर में की गई ब्रिक्स देशों के लिए? तो इसकी की गई लखनऊ में। ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के अंतर्गत भारत लखनऊ में एनएसओज की बैठक आयोजित कर रहा है। ब्रिक्स में 5 देश जो इसके संस्थापक हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हाल ही में इसमें 11 देश हैं। 2024 में इसमें नए सदस्य भी जुड़े हैं। ब्रिक्स का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक सहयोग बढ़ाना है और न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का एक बैंक है। एनबीडी का मुख्यालय संघाई में और इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय है संघाई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि न्यू डेवलपमेंट किसका बैंक है? ब्रिक्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जनगणना से संबंधित है। सेंसस 2027 में सेल्फ एन्यूमरेशन के दौरान नागरिकों को कौन सी आईडी प्रदान की गई थी? यूआईडी या एससीआईडी, पीआईडी, एनईआईडी? तो इसमें एससीआईडी प्रदान की गई थी, सेल्फ न्यूमरेशन आईडी। डिजिटल जनगणना में नागरिकों को 11 अंकों की सेल्फ न्यूमरेशन आईडी प्रदान की गई। इसमें क्या था कि इससे जब आप खुद जनगणना खुद की करोगे तो उसमें 11 नंबर की जो सेल्फ इन्फॉर्मेशन आईडी मिलेगी, उसको यदि आपका घर पर कोई जो जनगणना अधिकारी आ रहा है एन्यूमरेटर, उसको ये आईडी बताएंगे तो वो ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स उसमें आ जाती थी। तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, नियमित जनगणना 1881 में हुई थी और जनगणना इसके गृह मंत्रालय के अधीन होती है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इसे संचालित करता है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष जनगणना होती है। कोरोना के कारण जनगणना थोड़ा सा लेट हो गई, इसलिए 2027 में होती है, वो होगी लास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हाल ही में 6 वर्ष बाद भारत चीन के बीच कौन सा सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोला गया है? तो इसका आंसर है सी, सिपकिला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले स्थित सिपकिला दर्रे में भारत चीन सीमा व्यापार पुनः प्रारंभ किया गया है। तो सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत चीन सीमा पर एक महत्वपूर्ण दर्रा है। यह सतलज नदी घाटी के निकट स्थित है। किन्नौर जिला अपने सीमा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और हिमालयी दर्रे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है सिपकिला दर्रा, जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। ये खेल से संबंधित है हमारा कि हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, डेक्थलॉन स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका तेजस्विनी शंकर। कौन है? तेजस्विनी शंकर। तेजस्वी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2024 में डेक्थलॉन स्पर्धा में पदक जीतकर इतिहास रचा। वे इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। डेक्थलॉन एथलेटिक्स की सबसे कठिन प्रतिस्पर्धा उसमें एक मानी जाती है क्योंकि इसमें 2 दिनों में 10 अलग अलग प्रतियोगिता होती है
दो दिनों में 10 अलग अलग प्रतियोगिताएं होती है और सब में जीतना होता है। जैसे डेक्थलॉन केवल पुरुषों की 10 प्रतिस्पर्धाओं वाली संयुक्त एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, जिसमें 100 मीटर की रनिंग, लॉन्ग जंप होती है, शॉर्ट पुट होती है, हाई जंप होती है, 400 मीटर की रनिंग, 110 मीटर हर्डल रेस, डिस्कस थ्रो, पॉली वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर की ये होती है। इसको जीता था किसने? तेजस्विनी शंकर ने। महिलाओं की समकक्ष संयुक्त प्रतिस्पर्धा हेपेटाथलॉन 7 प्रतिस्पर्धाएं कहलाती है। जो महिलाओं के लिए होती है वो हेपेटाथलॉन होती है, जिसमें 7 प्रतिस्पर्धाएं होती है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नया आधिकारिक नाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट है। 2030 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी के लिए अहमदाबाद भारत प्रमुख दावेदार है, जो भारत के वैश्विक खेल केंद्र के बनने से वैश्विक खेल केंद्र बनने के लक्ष्य से भी जुड़ा है। 2030 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होने की संभावना है? अहमदाबाद, भारत में। चलिए, ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन हुए और आशा करते हैं कि आपको ये हमारे 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और पसंद आए होंगे हुए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।